राम मंदिर गबन मामले में बड़ा खुलासा। एसआईटी की 9 पन्नों की जांच रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है शामिल। ट्रस्ट की बैठक हुई जिसके बाद रिपोर्ट सामने रखी गई। इंडोनेशिया दौरे पर पीएम मोदी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। दिल्ली में अब और हाईटेक होगा ट्रांसपोर्टेशन। सड़कों पर उतरेगी 300 नई इलेक्ट्रिक बसें। जहां गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिखाई जाएगी हरी झंडी। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और वाराणसी जाएंगे सीएम। प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। और महाराष्ट्र में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर लगातार जारी। नासिक में बादल फटने की चेतावनी। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। और चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की रामनगर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29.65 करोड़ रुपए की लागत से बनी 220.90 मीटर लंबे धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण कर दिया है। आपको बता दें कि इसे जनता को अब समर्पित कर दिया गया। ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर धनगढ़ी नाले के ऊपर बना हुआ है, जिससे कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर अब साल भर सुगम और सरल आवागमन हो सकेगा। और बरसात में रास्ता बंद होने की समस्या भी अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस पुल से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। खासकर जिम कॉर्बेट क्षेत्र और चारधाम यात्रा मार्ग पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि सरकार विकास कार्यों को समय पर पूरा कर जनता को लाभ देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस खास मौके पर उन्होंने गर्जिया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की और पुल का निरीक्षण भी किया। ये तस्वीरें आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी रामनगर पहुंचे। इस पुल का यहां पर न सिर्फ उद्घाटन किया गया, बल्कि धनगढ़ी सेतु से अब कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी किस तरह से मजबूत होगी और किस तरह से चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहद जो उनकी यात्रा है वो सरल और सुगम होगी, उनको सहूलियत मिलेगी। उसी के चलते लगातार राज्य सरकार की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ कई बड़ी सौगात लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी जा रही है। पुल बनने से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रामनगर में धनगढ़ी सेतु का जो लोकार्पण किया है वो आने वाले समय के लिए प्रगाढ़ स्थिति देखने को मिल पाएगी कि अब न सिर्फ कुमाऊं बल्कि गढ़वाल के लोगों दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी रहेगी वो पहले से ज्यादा बेहतर रहेगी। और उसी के चलते यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस खास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर सीएम धामी की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। रामनगर में धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण करते हुए तमाम लोगों की उपस्थिति यहां पर रही, जहां पर सीएम धामी ने बाकायदा लोगों से बातचीत भी की है। अगली खबर, जहां बद्रीनाथ धाम में कथित चोरी के मामले को लेकर उठ रहे सवालों पर बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय करपुराण ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया से मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत समिति के अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी से बात कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 24 घंटे के भीतर ही मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया, जो सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। साथ ही करपुराण ने कहा कि बिना जांच पूरी हुए किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है और यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और मंदिर समिति किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी या साक्ष्य हैं तो वो सीधे जांच समिति को उपलब्ध कराएं, क्योंकि आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में भी चोरी का मामला ठीक वैसे ही सामने आया जैसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दान चोरी के घपले की बात सामने आई थी। उसके बाद हड़कंप की स्थिति थी कि बद्रीनाथ धाम में भी चोरी हुई है। अभी रिपोर्ट, क्योंकि मामला बड़ा करोड़ों करोड़ आस्था का केंद्र भगवान बद्री विशाल धाम की बात है, ऐसा नहीं कि गए लीपापोती किए और आगे। हमने कहा है कि स्पष्ट आप सभी बिंदुओं पर देखें, सभी कैमरे आप चेक करिए और अन्य लोगों से भी बात करें जो आगे वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग पूरी चर्चा करने के बाद लगभग 1 हफ्ता, मैं ध्यान नहीं है मुझे कितना बोला उन्होंने, 1 हफ्ते तो कम से कम लग सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वादा करके बता रहा हूँ कि आप ही के चैनल के माध्यम से मैं पूरा बयान दूंगा कि क्या वहाँ पे क्या रिपोर्ट आई है।
साथ ही पौड़ी गढ़वाल में जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जनता मिलन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कुल 21 शिकायतें उनके समक्ष रखी गई, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। बाकी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को जल्द और निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी ने कहा कि किसी भी शिकायत की जांच से पहले शिकायतकर्ता को सूचना दी जाए ताकि उसकी मौजूदगी में सही जानकारी मिल सके। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और अन्य लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की है और अधिकारियों को उन्हें जल्द ही निपटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेयजल, मुआवजा, जर्जर पेड़, अतिक्रमण और आपदा से जुड़े हुए मामलों पर भी तुरंत कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं को और गंभीरता से लें और समय पर उनका समाधान भी किया जा सके। तो जनता दरबार लगाया गया। डीएम स्वाति भदौरिया के सख्त निर्देश के बाद जहां पर तमाम लोगों की उपस्थिति रही, फरियादी मौके पर पहुंचे, अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा और डीएम ने कई समस्याएं ऐसी थी जिसका त्वरित समाधान किया, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसमें जरूरी कागजात और दस्तावेज लगते हैं। उसको लेकर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी की समस्याओं को दूर किया जाए। अगली खबर जहां टिहरी में जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला सभागार में जनता दरबार का आयोजन हुआ। इसमें दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जिला अधिकारी ने एक एक कर लोगों की शिकायतों को सुना और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। जिन समस्याओं का तुरंत निस्तारण नहीं हो सका, उनके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी ने कहा कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जनता दरबार के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को उन्हें जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। अधिकांश शिकायतें पुनर्वास, लोक निर्माण विभाग, जल निगम और जल संस्थान से संबंधित थी। हालांकि कुछ समस्या ऐसी रही जिसका मौके पर ही निपटारा यहां पर कर दिया गया जिला अधिकारी की तरफ से, लेकिन जो फरियादी मौके पर पहुंचे हुए थे उन्होंने अब राहत की सांस ली है क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान जिला अधिकारी की तरफ से कर दिया गया है। तो डीएम ने किस तरह से लोगों की समस्याओं को सुना, स्वाति भदौरिया की तरफ से जहां पर टिहरी का ये पूरा मामला है, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। टिहरी में जब जनता दरबार लगाया गया तो दूर दराज से जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, लंबे समय से परेशान चल रहे थे। अपनी परेशानियों को उन्होंने डीएम के समक्ष रखा और इसके साथ ही डीएम ने आश्वस्त किया कि जिन समस्याओं का निपटारा तुरंत नहीं हो पाया है उनको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और अधिकारियों को भी सख्त लहजे में समझाया गया कि किसी की समस्याएं ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगली बार जब जनता दरबार लगाया जाए वापस उन्हीं समस्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है। और उसी को लेकर दिशा निर्देश अभी से जारी कर दिए गए हैं, जहां पर अधिकारी भी अब धरातल पर उतरकर लगातार ग्रामीणों से वन ऑन वन चर्चा कर रहे हैं ताकि लापरवाही अगर होती है तो इस दौरान किसी तरह का कोई एक्शन लिया जा सके, क्योंकि डीएम की तरफ से सीधे शब्दों में कह दिया गया है अगर थोड़ी सी भी चूक होती है, लापरवाही होती है, ग्रामीणों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है तो किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अब बात अगली खबर की, जहां कपकोट में अंग्रेजी शराब की दुकानें हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। अब जिला पंचायत सदस्य विजेता कोरंगा और युवा नेता भूपेंद्र कोरंगा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भूपेंद्र कोरंगा के हाथ से पेट्रोल से भरी बोतल जब्त कर ली है। आपको बता दें कि इसके बाद कुछ देर काफी हंगामा चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने आबकारी अधिकारी से शराब की दुकान और उसके संचालन को लेकर सवाल पूछे और आरोप लगाया है कि विभाग जनता की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने आबकारी विभाग और शराब कारोबारियों के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। वहीं आबकारी अधिकारी ने कहा कि विभाग नियमों के अनुसार काम कर रहा है और शिकायत मिलने पर शामा क्षेत्र की दुकानों पर 20,000 रुपए का चालान किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना कि केवल चालान नहीं बल्कि शराब की दुकान हटाई जानी चाहिए। हमारे जनता के टैक्स के पैसे से पलने वाले ये अधिकारी जनता के ऊपर इतना रौब जमा रहे हैं। हमने तो सोचा था कि पढ़ लिख करके अधिकारी बनते हैं, लेकिन जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं, ऐसा लगता है कि अनपढ़ अधिकारियों को यहाँ पर जो है बिठा दिया गया है। हमको लिखित में जो चीज दी और कहा गया कि 16 दिन के अंदर आपको बताया जाएगा, इस पर कोई काम नहीं हुआ। लगातार हमको दौड़ाते रहे, जांच के नाम पर कभी कहीं बुलाते रहे। हम गए, हमने पूरा जो है सहयोग किया, लेकिन लास्ट में जो जांच रिपोर्ट दी बिल्कुल हंसने वाली जांच रिपोर्ट थी और इसीलिए मैं परसों एसडीएम कार्यालय में भड़का भी। इसमें इन्होंने 2 बिंदु, मतलब इनके 10 बिंदु थे। 10 बिंदुओं को लेकर ये आमरण अनशन पे थे। उसके बाद इन्होंने जब ये आमरण अनशन से उठे थे, उनके पास 2 बंधु और इनके पास बचे हुए थे।
उसमें द्विपक्षीय जांच हुई। एक नाबालिग को मदिरा की बिक्री और ओवर रेट, इन दोनों पे जांच हुई। कई चरणों में द्विपक्षीय जांच की गई। जांच करने के बाद इस प्रकरण में 20,000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया और वो जुर्माना भी जमा करा दिया गया है। उसके बाद भी इनका अपना और क्या इनका मोटिव है, ये हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अब बात करते हैं टनकपुर की, जहां टनकपुर नांदेड़ साहिब एक्सप्रेस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस साप्ताहिक रेल सेवा से सिख श्रद्धालुओं को नांदेड़ साहिब के दर्शन करने में सुविधा मिलेगी। रेल सेवा का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वर्चुअल रूप से किया, जबकि टनकपुर में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन को रवाना किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही सांसद जितन प्रसाद ने भी रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस रेल को उत्तराखंड और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल बताया। तो देखिए, उत्तराखंड महाराष्ट्र रेल कनेक्टिविटी अब किस तरह से बेहतर हो रही है, मजबूत हो रही है। नांदेड़ जाने वाले लोगों को ये बड़ी सौगात यहाँ पर न सिर्फ राज्य सरकार की तरफ से दी गई, बल्कि महाराष्ट्र सरकार का भी योगदान रहा। और ऐसे में आपको बता दें, जो श्रद्धालु सीधा महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे या जो यात्री सीधा उत्तराखंड से महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से उत्तराखंड आएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत है, उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा है, जिसका लंबे समय से बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा था। और जब किसी राज्य में रेलवे सुविधा दी जाती है तो उस दौरान ये उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था भी उस राज्य की मजबूत होगी और इसके साथ ही रोजगार भी होगा। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पलायन होता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि पलायन के रेशो को किसी तरह से शून्य किया जा सके, ताकि लोग जो रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं वो उत्तराखंड में ही काम करें। मुझे वो समय याद आ रहा है कि जब मैं 2014 से पहले इस क्षेत्र में आता था, लोग कहते थे कि हमारे टनकपुर से ट्रेन नहीं चल पाती है। मैं कहता था कारण क्या है, वो कहते थे इसको ब्रॉडगेज करना है, बड़ा पटरी वाली बनानी है। तो मैं सोचता था कि यार ये कब होगा। और सौभाग्य से 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब देश में सरकार बनी और जब हमने सबने ये बातें रखी कि भाई ये खास तौर पर मैंने ये बोला कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ट्रेन नहीं आती है। मेरे साथ सबसे पहले तो मेरे दोस्त, मेरे भाई टम्टा साहब और मेरे महकमे के जीएम साहब जो गोरखपुर से खास तौर पे यहाँ पे पहुंचे हैं आज, और सारी बीजेपी की लीडरशिप और पार्टी से भी ऊपर उठ के यहाँ के तराई एरिया के जितने भी हमारे पंजाबी भाई हैं और जो भी पंजाबी से अलावा जो गुरु नानक देव जी का नाम लेवा लोग हैं, हर विश्वास रखता है। ये धर्म की किसी स्पेसिफिक बात नहीं है। हिंदू भी उतना ही विश्वास करता है गुरु नानक के ऊपर और सिख भी। ये उनकी धरती है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण विकास और अवसंरचना से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स पर गहनता के साथ चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत अधिक से अधिक परियोजनाएं शामिल की जाएं और सभी प्रोजेक्ट 3 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। उन्होंने कहा कि पुरानी और धीमी गति से चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर समय पर पूरा किया जाएगा और विभागीय सचिव नियमित रूप से इनकी समीक्षा भी करें। उन्होंने कृषि बागवानी क्षेत्र में एकीकृत क्लस्टर आधारित बड़े प्रोजेक्ट तैयार करने और कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल करने पर फोकस किया। बैठक में नाबार्ड से तकनीकी सहायता लेने और गतिशक्ति पोर्टल के उपयोग की भी बात की गई है। मुख्य सचिव ने पॉली हाउस और पशुपालन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट जल्द नाबार्ड को देने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में यह भी बताया गया कि साल 2026 और 27 के लिए 100,000 करोड़ के लक्ष्य से अब तक 271 करोड़ के प्रस्ताव नाबार्ड को प्राप्त हो चुके हैं।
तो खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि धीमी परियोजनाओं की अब साप्ताहिक समीक्षा होगी और इसके साथ ही मुख्य सचिव आनंद बर्धन की तरफ से दिशा निर्देश लगातार अधिकारी को जारी किए जा रहे हैं। जहां देहरादून में नाबार्ड की उच्च स्तरीय बैठक रही, RIDF योजना को तेज करने पर विशेष फोकस रहा। इसके साथ ही हर विभाग से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट थे वो 3 दिन पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस तरह का जिक्र आनंद बर्धन की तरफ से किया गया। अगली खबर जो बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में स्पाई कैमरे से वीडियो बनाने और मंदिर की गोपनीयता और मर्यादा भंग करने के मामले में चमोली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को गर्भगृह क्षेत्र में अवैध रूप से वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में स्पाई कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन है। पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालानी कार्रवाई की और मौके पर सभी अवैध वीडियो और फोटो को डिलीट करवा दिया। चमोली पुलिस ने श्रद्धालु से अपील की है कि मंदिर के नियमों का पालन करें और किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से बचे, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, बद्रीनाथ धाम का ये पूरा मामला है। जबकि 4 धाम यात्रा जब शुरू होती है तो पहले ही यहाँ पर बता दिया जाता है कि फोन को आप कोसों दूर रखें, यानी कि ना तो रील बनानी है ना ही फोटो कैप्चर करना है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में जहाँ पर विशेष सिक्योरिटी की गई, वहां पर एक शख्स स्पाई कैमरा लेकर पहुंचता है और वीडियो और फोटो बनाता है मंदिर परिसर के अंदर के, और मंदिर के अंदर फोन ले जाना, कैमरा ले जाना, रील बनाना, वीडियो शूट करना, ये सब पर पाबंदी है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अगर ले जा रहे हैं तो उसको भी बाहर रख दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी स्पाई कैमरा ले गया शख्स। जब यहां पर प्रशासन को पता चला, CRPF बल वहां पर तैनात था, उनको पता चला तो उस दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, थोड़ी देर के लिए पकड़ा गया और ऐसे में स्पाई कैमरे के माध्यम से जानकारी जुटाई गई कि आखिर वो अंदर लेकर कैसे गया। ऐसे में जब इस शख्स के पास से कुछ फोटोज और वीडियोज मिले तो उसको फिलहाल डिलीट कर दिया गया है और लगातार लोगों से और श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो इस खबर से सबक लें, क्योंकि उन पर भी कानूनी तौर पर कार्रवाई हो सकती है। ये नियमों का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। अगर कोई भी वीडियो कैमरा, फोन का इस्तेमाल मंदिर परिसर के अंदर करता है, और सिर्फ बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि यहाँ पर 4 धाम यात्रा जो चल रही है उसको लेकर भी जिक्र किया कि 4 धाम यात्रा में कहीं भी आप फोन का ऐसे इस्तेमाल ना करें जो मंदिर की मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाता हो। गर्भगृह में वीडियो बनाते हुए युवक को पकड़ा, जहां स्पाई कैमरा इस्तेमाल करने पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ ही सभी फोटो और वीडियोस फिलहाल डिलीट कर दिए गए और स्पाई कैमरे से जो रिकॉर्डिंग की जा रही थी उसके बाद अब इस आरोपी की न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि कानूनी कार्रवाई इस बार तो छोड़ दिया गया है, लेकिन आने वाले समय पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी तरह से जो मंदिर समिति की तरफ से विशेष एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की गई है उसका उल्लंघन है। ऐसे में मंदिर समिति या BKTC की तरफ से भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन मंदिर की मर्यादा को भंग करने पर पुलिस ने जो बड़ा एक्शन लिया है उसको लेकर कहा जा रहा है और अपील भी की जा रही है लोगों से, श्रद्धालुओं से, कि वो कभी भी आगे से इस तरह के हरकत ना करें, इस तरह की करतूत ना करें जिसके चलते उनकी मुश्किलें खुद बढ़ सकती हैं। और मंदिर की मर्यादा भंग करने का ये पूरा मामला है बद्रीनाथ धाम में। आपको बता दें, गर्भगृह में एक शख्स की तरफ से स्पाई कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ फोटो और कुछ वीडियोस रिकॉर्ड यहाँ पर किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता चला तो प्रशासन ने सबसे पहले इसको पकड़ा, इसको गिरफ्तार किया, पूछताछ की गई और जो भी उसके पास फोटो या वीडियोस थे वो फिलहाल डिलीट कर दिए गए हैं और आगे आने वाले समय के लिए हिदायत दी गई है। अब बात हरिद्वार की करते हैं, जहां बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक परिवहन सेवाएं चला रहे टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी के निर्देश पर शिवमूर्ति गली में की गई विशेष चेकिंग के दौरान 20 ट्रैवल ऑपरेटरों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस दौरान जांच में कई एजेंसियां बिना अनुमति यात्रियों की बुकिंग और परिवहन सेवाएं संचालित करती पाई गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो परिवहन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ऐसे में ट्रैवल ऑपरेटरों पर लगाम कसी जा रही है, क्योंकि वो बेहद ही अनियमितता यहाँ पर बरतते हैं और ऐसे में शहर में 20 ट्रैवल ऑपरेटर हैं जिन पर कार्रवाई की गई। उनकी दुकानों के बाहर, उनकी शॉप्स के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और
और परिवहन विभाग अगर किसी भी तरह से उनके नियमों का उल्लंघन किया जाता है ट्रैवल ऑपरेटरों की तरफ से, तो निश्चित तौर पर परिवहन विभाग की तरफ से एक और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। शिवमूर्ति गली में विभाग का ये बड़ा एक्शन, जहां शहर में 20 ट्रैवल ऑपरेटरों पर ये कार्रवाई, नोटिस चस्पा किया गया, बिना लाइसेंस संचालन पर कार्रवाई की गई है और भारी संख्या में यहां पर लोगों को बैठाते हैं, उसके बाद ट्रैवल करते हैं, जो कि एक बड़े हादसे को न्योता देता है। और उसी को लेकर अब परिवहन विभाग का जो एक्शन मोड है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है, जहां एक या दो नहीं बल्कि कई टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों पर लगाम कसी है। सूचना आ रही थी कि जो कई सारे टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसीज हैं इनके पास लाइसेंस नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी टूर एंड ट्रेवल्स ऑपरेटर्स हैं इनको टूरिज्म के साथ साथ आरटीओ विभाग से भी एक लाइसेंस लेना होता है, जिसमें सवारियों को इकट्ठा करने के लिए इनको परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो लगभग 20 इस प्रकार की अवैध हमको शॉप्स मिली, जिनमें हमने नोटिस प्रोवाइड किए हैं और उनको बोला गया है कि जल्द से जल्द वो अपना लाइसेंस प्राप्त करेंगे। जो भी इनके जो चालान किए गए हैं वो सारे चालान कोर्ट प्रेषित किए जाएंगे। जो जुर्माने की दर होती है वो 25,000 से लेकर 1 लाख तक होती है और ये जुर्माना कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। तब तक इन सबको कहा गया है कि आप लोग टिकटों की बिक्री का कार्य नहीं करेंगे। अब बात हरिद्वार की करते हैं, जहां 2027 कुंभ मेले की तैयारी तेज हो चुकी है। मेला अधिकारी सोनिका सिंह ने मनसा देवी मार्ग का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी काम तय समय पर ही और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि चारों प्रमुख मंदिरों को जोड़ने वाली योजना हर तेजी से काम यहां पर किया जाए। साथ ही ज्यादातर काम पूरे कर चुके हैं, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि कुंभ मेले से जुड़े आधे से ज्यादा विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी काम भी जल्द पूरे किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके और कुंभ मेले का आयोजन सुचारू रूप से हो सके। क्योंकि 2027 में कुंभ मेला होना है, हालांकि अर्ध कुंभ है, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो महाकुंभ के स्तर पर की जा रही है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आएंगे, पूजा अर्चना करने आएंगे, उनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, जिसके चलते अब खुद मौके पर प्रशासन पहुंच रहा है। मनसा देवी मार्ग का निरीक्षण भी यहाँ पर किया गया और ऐसे में सभी रास्तों को कैसे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी फिलहाल मौसम भी शायद अनुकूल नहीं बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के सामने कई बड़ी चुनौती है जिनको पार पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। आज तो हम लोगों का जो मां मनसा देवी के मंदिर की ओर जो सीढ़ियां जा रही हैं और जो हमारा काम चल रहा है उसको देखा गया। इसके अलावा हम लोगों ने फुटपाथ का काम स्टार्ट किया है, भगत सिंह चौक से सीधे मिल्केश्वर मंदिर की तरफ और फिर वहां से यहाँ मनसा देवी मंदिर की तरफ और बाकी आगे जहाँ पर हमारे 4 मंदिर हैं उन सबको जोड़ने के लिए एक पेडेस्ट्रियन का प्लान बनाया गया था। उसी के लिए आज हम लोगों ने भ्रमण किया कि किस तरह से फुटपाथ बन रहा है। बाकी हमारे काम जो हैं पुल के हो गए, हमारे घाटों के हो गए, रोड्स के हो गए, सभी होंगे। साथ ही राज्य में लगातार हो रही बारिशों से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं और कई जगह तो ऐसी है जहां पर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। बारिश की वजह से 30 सड़कें बंद बताई जा रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा असर पिथौरागढ़ में देखने को मिला, जहां 13 सड़कें अवरुद्ध हैं। कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। नदियां और नाले भी उफान पर हैं, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने यात्रियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में फिलहाल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भूस्खलन और यहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जो स्थिति है वो और ज्यादा विकराल हो सकती है, इस तरह का अनुमान जताया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन का, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है। आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, उनके लिए मौसम भले ही अच्छा है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, रहवासी हैं, उनके लिए मौसम परेशानी का सबब बनकर आया है। अब ऐसे में जो लोग घूमने फिरने गए हैं, जो पर्यटक हैं, वो लगातार खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से, भूस्खलन की वजह से कई इलाके फिलहाल बंद हो चुके हैं। 13 सड़कें अवरुद्ध हैं और 30 सड़कें ऐसी हैं अलग अलग जगहों की जहां पर फिलहाल रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। प्रशासनिक अमला लगातार मौके पर मुस्तैद है। कोशिश यही है, प्राथमिकता यही है कि सुचारू रूप से आवाजाही को ठीक किया जा सके और ऐसे में जो यहाँ पर बोल्डर की मदद से पत्थर या मलबा नीचे आ गया सड़क पर, उसको हटाने का प्रयास लगातार किया जा
रहा है। तो देखिए किस तरह से राज्य में बारिश हो रही है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि आने वाले समय पर अभी मौसम शायद और ज्यादा खराब हो सकता है। फिलहाल तापमान यहाँ पर नीचे पहुंच गया है, यानी कि थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में थोड़ी ठंडक देखने को मिल रही है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी बनती हुई नजर आ रही है। दूर दराज से उन्हें अगर एक कोने से दूसरे कोने जाना है तो जगह जगह पर कीचड़ या फिर लैंडस्लाइड की वजह से मलबा नीचे आ गया है और ऐसे में कितनी ज्यादा परेशानी हो रही होगी वो इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अमूमन तौर पर हुआ है कि पहाड़ी इलाकों में जब जब बारिश हुई है तो लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है। इसके साथ ही सड़कें काफी ज्यादा फिसलन हो जाती हैं, जिसके चलते एहतियात कदम प्रशासन ने अमले की तरफ से उठाए जा रहे हैं और पहले ही इतला कर दिया गया था कि किसी भी तरह की कोताही या किसी भी तरह की अनियमितता देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें साफ देखा जा सकता है कि बारिश की वजह से किस तरह से हाल बेहाल है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।